पटना हाईकोर्ट ने खगड़िया के जिला जज की नजरबंद बेटी को चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में रखने का निर्देश दिया है। साथ ही उसे सभी सुविधाएं और स्वतंत्रता देने का निर्देश दिया गया। चीफ जस्टिस की खंडपीठ के सामने लड़की ने शादी करने की बात कही। मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। न्यायालय ने उसे 15 दिन के लिए चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में रहने का आदेश दिया और रजिस्ट्रार चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी को डायरेक्शन दिया गया है कि 15 दिन ये लड़की उनके गेस्ट हाउस में रहेगी। उसके रहने का, खाने पीने का सब व्यवस्था चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी करेगी। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को डायरेक्शन हुआ है कि वो 15 दिन तक 24 आवर्स लेडी कांस्टेबल या कोई लेडी पुलिस ऑफिसर को उसके सिक्योरिटी के लिए वहां डिप्यूट करें। और मैट्रिक का रिजल्ट आज शाम 4:30 बजे जारी होगा। बीएसएबी कार्यालय में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा रिजल्ट जारी करेंगे। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर.के. महाजन, बीएसएबी उपाध्यक्ष आनंद किशोर और सचिव अनूप सिन्हा वहां मौजूद रहेंगे। इस बार कुल 17,70,000 परीक्षार्थी मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हुए हैं, जिनका इंतजार अब से थोड़ी देर बाद खत्म होगा। इमरजेंसी के 43 साल पूरे होने पर बीजेपी आज और कल देश भर में काला दिवस मना रही है। बिहार सहित देश के हर राज्य में इसे लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस मौके पर गुजरात के गांधीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की और कई अहम मामलों पर चर्चा भी। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज पटना में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि आपातकाल किन परिस्थितियों में लगाई गई थी, ये बात आम लोगों और युवाओं को बताना बेहद जरूरी है। इमरजेंसी को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, अनंत कुमार और कई और, कोई 3-4 साल बड़ा है, कोई 3-4 साल छोटा है, जिन्होंने इमरजेंसी में संघर्ष किया था 3 आजादी के लिए। इंसान की आजादी, प्रेस की आजादी और न्यायपालिका की आजादी। इतिहासों को लिखने वालों, इस युग का इतिहास न लिखना। इतिहासों को लिखने वालों, इस युग का इतिहास न लिखना, वरना आने वाली पीढ़ी ठोकर को मंजिल समझेगी, मरघट को महफिल समझेगी, जीवन को बोझिल समझेगी। क्या आज की कांग्रेस के स्वभाव में कोई अंतर हुआ है? यही मैं बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा। आई विल टेक क्वेश्चंस। कांग्रेस ने इमरजेंसी के बारे में माफी एक बार मांगी जरूर है, लेकिन कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा इमरजेंसी से प्रभावित आज भी है। आपातकाल के काले दिन पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कांग्रेस पर हमला बोला। मंगल पांडे ने कहा कि इमरजेंसी से पूरा देश शर्मसार हुआ था और इंदिरा गांधी की तानाशाही सबको नजर आई थी। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र की हत्या की थी आज के दिन, और पूरी तरीके से इस देश के अंदर की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। जो विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता थे, उनको जेल भेजा था, पत्रकारों पर पाबंदी लगा दी थी, न्यूज और मीडिया को सेंसर कर दिया गया था, और तानाशाही जो इंदिरा गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की थी, वह उस दिन खुल के सामने आई थी। जॉर्ज फर्नांडिस को लेकर जेडीयू ने आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के बयान पर पलटवार किया है। केसी त्यागी ने कहा कि आपातकाल में सबसे ज्यादा वांटेड सत्याग्रहियों में से जॉर्ज थे।
शिवानंद तिवारी भी जॉर्ज के करीबी रहे, लेकिन जॉर्ज इस हालत में है कि उन्हें वो जवाब नहीं दे सकते। उन पर उंगली उठाना अमानवीय है। आपको बता दें कि शिवानंद तिवारी ने आपातकाल में जॉर्ज की भूमिका पर सवाल उठाए थे। मैं श्री शिवानंद तिवारी जी के वक्तव्य का पूरी तरह से खंडन करता हूं। डॉक्टर लोहिया के गैर कांग्रेसवाद को अगर देश में किसी व्यक्ति ने असली जामा पहनाया है तो वो जॉर्ज फर्नांडीज और राजनारायण जी। 1974 की रेल हड़ताल ने इंदिरा सरकार को ऐसी परिस्थिति में ला दिया था कि जैसे पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा। अपने समाचार पत्रों के जरिए, प्रतिपक्ष के जरिए भी उन्होंने सरकार को कई बार मुसीबत में डाला और आपातकाल में भी मुझे उनसे संपर्क करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो देश के सबसे ज्यादा वांटेड सत्याग्रहियों में थे। इधर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि जेपी और लोहिया का सपना नहीं पूरा हो पाया। उन्होंने कहा कि जेपी युवाओं को सत्ता की बागडोर सौंपना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये जो कुर्बानियां एक तरह से अगर हम कहें तो जेपी और लोहिया के जो आदर्श और जिस सपने को वो सींचते थे, लगता है कि वो सपना पूरा हो पाया, क्योंकि उसी सपने को पूरा करने के लिए इमरजेंसी तक भोगी थी उन लोगों ने। जेपी ने मुझे कहा कि मैं इस बात से सतपाल एग्री करता हूं। बाद में भी उन्होंने इमरजेंसी के बाद स्वराज एक अखबार था, उसमें इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरी ये गलती हुई, मुझे डायरेक्ट एक्शन की कॉल देने से पहले अपोजिशन की यूनिटी करनी चाहिए थी। तो जो उन्होंने कहा वो आपके सवाल का जवाब है। उन्होंने कहा कि देखो सतपाल, मैं तो चाहता ये हूं कि इस आंदोलन के बाद जो सरकार बने उसकी बागडोर में नौजवानों को दूं। चूंकि मैंने ये बागडोर इनको दे दी पके पकाए लोगों को, तो ये तो लड़के मर जाएंगे और 6 महीने में सरकार खत्म हो जाएगी। और इट हैपेंड लाइक दिस, ही वाज सो राइट। तो जो यंगर जनरेशन थी उस पर उन्हें बहुत भरोसा था। और उस वक्त के जो लोग हैं, अरुण जेटली हैं, आरिफ मोहम्मद हैं, ये आपके नीतीश जी हैं, मोदी हैं, डिफरेंट तरह के लोग हैं, 2 मिनट में इस्तीफा दे देते हैं। और अब बात सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मणिया गांव की, जहां विधवा महिला फरजाना को 4 दिनों से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आपको बता दें, 2 महीने पहले पीड़ित महिला के पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पीड़िता ने पूरे मामले की जानकारी त्रिवेणीगंज थाना अध्यक्ष राजेश्वर सिंह को दी, लेकिन लिखित जानकारी पर कार्रवाई के बजाय थाना अध्यक्ष पीड़िता पर अकेले मिलने का दबाव बना रहा है। इसके बाद पीड़िता ने एसपी त्रिवेणीगंज को लिखित आवेदन दिया है। हो रहा है कि आज से 4 रोज पहले जान से मारने की धमकी दे रही है। इससे 2 महीना पहले मेरे पति को मार दिया है। डीएसपी के पास लगाए हैं, थाना अध्यक्ष को लगाए हैं, अभी तो कोई इंसाफ नहीं मिली है। हम खुद परेशान हो गए हैं। और औरंगाबाद सिविल सर्जन कार्यालय का हैरत अंगेज कारनामा सामने आया है। सिविल सर्जन कार्यालय ने कैसे एएनएम का ट्रांसफर कर दिया, जिसकी मौत 1.5 साल पहले हो चुकी है। ये तस्वीर है निर्मला रुल्ला की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन औरंगाबाद सिविल सर्जन की लापरवाही की हद देखिए कि मृत एएनएम निर्मला रुल्ला का ट्रांसफर कर दिया। निर्मला रुल्ला की फरवरी 2017 में उस वक्त मौत हो गई जब वो रफीगंज के विशंबरपुर पीएचसी में बतौर एएनएम पदस्थापित थी। उनके परिजनों ने उसी वक्त इनकी मौत की लिखित सूचना औरंगाबाद सिविल सर्जन कार्यालय को दे दी थी। इसके बावजूद 21 जून 2018 को सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से जारी एएनएम के तबादलों की सूची में निर्मला रुल्ला नाम शामिल कर दिया गया। जारी आदेश के अनुसार निर्मला अभी भी विशंबरपुर पीएचसी में बतौर एएनएम कार्यरत है और इनका तबादला रफीगंज प्रखंड के बड़ोखर स्थित पीएचसी में कर दिया गया है। सिविल सर्जन कार्यालय की इस करतूत की जानकारी जैसे ही कर्मचारी यूनियन को लगी, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इनको स्थानांतरण उद्योग चलाना था, इनके पास समय कम था। 21 तारीख को तो स्वयं सिविल सर्जन साहब को स्थानांतरण कर दिया गया था, तो वैसे आनन फानन में मरे हुए को भी इन्होंने स्थानांतरण कर दिया। हालांकि